/83 अनोखी ने लगाया ऋषभ को रंग। अगली सुबह के 5 बजे बज रहे थे जब अनोखी की नींद खुल गई। उसने देखा कि ऋषभ उसे अपनी बाहों में लगे सो रहा था, पर उसके पैर से काफी दूर थे अनोखी के पैरों से। ऋषभ ने उन दोनों के पैरों के बीच कई सारे तकिया भी रख दिए थे, जिससे कि गलती से भी अनोखी को कोई नुकसान न पहुंचे। ये देख अनोखी मुस्कुरा दी। उसने ऋषभ के सोते हुए चेहरे को देखा। आज पहली बार अनोखी ऋषभ के सोते हुए चेहरे को देख रही थी, क्योंकि हमेशा ऋषभ पहले ही अनोखी से पहले उठ जाता था। अनोखी ने गौर से ऋषभ के चेहरे को देखा। नींद में उसके बाल उसके माथे और उसकी बंद आंखों पर बिखेर आए थे। उसके होठों पर छोटी सी ही सही पर मुस्कुराहट थी। चेहरे पर सुकून था। अनोखी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, आप क्या है ऋषभ जी, मैं समझ नहीं पाती हूँ आपको। हर दिन आपका नया रूप देखती हूँ मैं, जिन्हें मैं समझ नहीं पाती। हर दिन आपका नया रंग देखती हूँ जिसमें मैं उलझ जाती हूँ। वैसे रंग से याद आया, आज रंगों का त्योहार है। अरे हाँ, आज तो होली है। सोचते हुए अनोखी के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वह जैसे ही खुशी के मारे कुछ कहने वाली थी कि उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ऋषभ को देख फिर अपने मन में कहा, अनोखी तू किसके सामने होली के लिए खुश हो रही है? ये तो होली मनाते हैं ही नहीं है, तो रंगों को देखकर खुश कहाँ होंगे? पता नहीं कैसे इंसान है जिन्हें रंगों से प्यार नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। होली में तो कितना मजा आता है, कितनी सारे कलर होते हैं और मीठी मीठी गुजिया भी। मैं तो जरूर खेलूंगी होली। तभी ऋषभ नींद में थोड़ा कसमसाया, जिससे अनोखी ने अपने मन में अपनी बातों को लगाम दिया। उसने 2 पल ऋषभ को देखा और फिर उसके होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। वो ऋषभ को देख सोचने लगी कि अगर ऋषभ के चेहरे पर रंग लगेगा तो ऋषभ कैसा दिखेगा। उसने अपने मन में कहा, आप मुझे बहुत सताते हो ना, बहुत परेशान करते हो, अब देखना मैं क्या करती हूँ। कहते हुए उसने साइड टेबल की और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपने फोन को उठा लिया। उसने कुछ सोचते हुए पहले तो फोन को साइलेंट मोड पर किया और फिर विक्रम को फोन किया। विक्रम ने जैसे ही उसका फोन उठाया तो अनोखी ने जल्दी से फोन कट कर दिया और उसे एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। विक्रम ऐसे फोन कट होने पर थोड़ा परेशान हो गया था और वो अनोखी को दोबारा फोन करने ही वाला था कि उसने अनोखी का मैसेज देखा। उसने खोल कर पढ़ा, भैया आप ना जल्दी से मेरे कमरे में बहुत सारे अलग अलग कलर के गुलाल ले आओ, और हाँ मेरे कमरे की दूसरी चाबी भी माँ से मांग लेना। दरवाजा खटखटाना नहीं और मुझे मैसेज करके सवाल भी मत पूछना, बस आ जाओ। यह क्या मंगवा दिया इसने? यह क्या सबसे पहले मेरे साथ होली खेलना चाहती है? अरे वाह, मेरी छोटी बहन कितनी क्यूट है। अभी जाकर मैं अपनी बहन के साथ होली खेलता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम ने खुश होते हुए कहा और बेड से उतरकर जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। वह कुछ देर बाद वो हाथ में अलग अलग कलर के गुलाल की थाली लिए शोभा के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने धीरे से शोभा का कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद शोभा ने दरवाजा खोला और विक्रम को गुलाल के साथ देख बोली, विक्रम तुमने अभी से शुरू कर दिया होली खेलना? अभी सुबह के 5 बजे बज रहे हैं, सब्र नहीं हो रहा है क्या तुमसे होली खेलने के लिए? और अगर तुम मुझे रंग लगाने आए हो तो मैं मारूंगी। हाँ पता है ना, सबसे पहले पापा को रंग लगाते हैं। हाँ आंटी मुझे पता है, और मैं आपको रंग नहीं लगाने आया हूँ। मैं तो अनोखी के कमरे की चाबी चाहता हूँ आपसे। ये देखो उसने मुझे क्या ऑर्डर दिया है। कहते हुए उसने अनोखी का मैसेज शोभा को दिखाया। तब तक आलोक भी आ गया था। उसने भी अनोखी का मैसेज पढ़ा और विक्रम से पूछा, यह अनोखी तुम्हें रंग लाने के लिए क्यों बोल रही है? देखो अंकल, इसमें 2 ही बात हो सकती है, या तो उसे सबसे पहले मेरे साथ होली खेली है, या तो फिर वह कुछ शरारत करने वाली है, और मुझे जितना पता है वह शरारत जरूर ऋषभ के साथ करेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम ने कहा ही था कि अनोखी का दूसरा मैसेज भी आ गया, जिसमें वह उसे जल्दी आने के लिए बोल रही थी। विक्रम ने कहा, आंटी प्लीज मुझे जल्दी से उसके कमरे की चाबी दे दो। उसे इतनी जल्दबाजी करता देख शोभा ने उसे अनोखी के कमरे की चाबी दे दी और चाबी लेकर विक्रम जल्दी से अनोखी के कमरे की ओर चला गया। शोभा ने आलोक से कहा, अगर अनोखी सच में ऋषभ के साथ कोई शरारत करने वाली है तो उसे नहीं करना चाहिए। ऋष को होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं वह गुस्सा ना करें उस पर। वो किसी पर भी गुस्सा कर सकता है, पर अनोखी पर
नहीं, और देखना, जो कभी होली नहीं खेलता वो आज जरूर खेलेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आलोक ने कहा तो शोभा भी बस मुस्कुरा दी। अनोखी का कमरा _ विक्रम ने धीरे से अनोखी के कमरे का दरवाजा खोला और दबे पांव कमरे के अंदर आया। बेड पर उन दोनों को देख उसकी आंखें पहले तो बड़ी हुई और फिर वह आंखें छोटी कर अनोखी को घूरते हुए बोला, अच्छा लिटिल प्रिंसेस, तुमने मुझे अपना ये रोमांटिक सीन दिखाने के लिए बुलाया है। नहीं भैया, और आप शांत रहो थोड़ा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनोखी ने फुसफुसाते हुए कहा और अपना फोन उसे देकर उसे थोड़ा झुकने का इशारा किया तो विक्रम अपने दोनों हाथ में थाली और मोबाइल के साथ थोड़ा झुक गया। अब आप मैं जो करूंगी उसका वीडियो निकालना, ठीक है, और बिल्कुल भी आवाज मत करना वरना कि ऋषभ जी जाग जाएंगे। ओके, कहते हुए विक्रम ने थम्स अप का इशारा किया। अनोखी धीरे से ऋषभ के कान के पास अपने होंठ लाकर बहुत प्यार से बोली, ऋषभ जी क्या मैं आपको गुलाल लगा दूं? हम ऋषभ ने नींद में ही कहा। अनोखी ने उसी तरह फिर से कहा, ऋषभ जी आप अभी कुछ देर जागना नहीं, आराम से सोए रहना, ठीक है? हम ऋषभ ने फिर से नींद में ही कहा। विक्रम बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए मोबाइल से उन दोनों का वीडियो बना रहा था। उसने अपने मन में कहा, अबे तेरी इसका दिमाग नींद में भी चलता है, और देखो तो कैसे अपनी बीवी की हर एक बात मानता जा रहा है। वाह मेरी लिटिल प्रिंसेस, क्या कमाल का सीन दिखाया तुमने आज मुझे, और उसका प्रूफ भी बना रही हो। ये तो जिंदगी भर ऋषभ को ब्लैकमेल करने के काम आएगा। अपनी दोनों ही बातों पर ऋषभ की हामी सुन अनोखी का चेहरा खिल गया। वह जानती थी वह चीटिंग कर रही है, पर उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसने विक्रम को इशारा किया तो विक्रम ने रंगों की थाली उसके पास कर दी। अनोखी ने पहले नीला रंग अपनी उंगलियों में लिया और ऋषभ के दोनों आईब्रोज के ऊपर उस रंग की आईब्रोज बना दी। फिर उसने हरे रंग लिया और ऋषभ की आंखों के नीचे से लगा दिया। उसने लाल रंग लिया और ऋषभ के माथे के बीच एक त्रिशूल बना दिया। उसने गुलाबी रंग लिया और ऋषभ के दोनों गालों पर एक स्माइली बना दी। उसने पर्पल रंग लिया और ऋषभ को बड़ी सी मूंछ बना दी। फिर उसने नारंगी रंग से ऋषभ के चेहरे पर फ्रेंच बियर्ड बनाया। फिर उसने पीले रंग से ऋषभ की जॉलाइन पर एक ड्राइंग बनाया जो किसी ड्रैगन के दांत की तरह लग रहा था। आखिर में उसने ब्राउन रंग से ऋषभ की नाक पर एक छोटी सी बटरफ्लाई बना दी। विक्रम आंखों में आंसू लिए अपने होठों को कसकर बंद किए हुए उन दोनों को देख रहा था। ऋषभ की शक्ल देख उसे अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वही अनोखी अपनी बत्तीसी दिखाते हुए अपना आर्ट ऋषभ के चेहरे पर बनाई जा रही थी। जब सब बनाकर हो गया तो उसने अपना चेहरा थोड़ा दूर किया और ऋषभ के चेहरे को देखा तो उससे भी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, इसलिए उसने अपने मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया। उसने विक्रम को अपने पास आने का इशारा किया और उसके कान में धीरे से बोली, भैया अब आप मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो। अगर ऋषभ जी जाग गए तो फिर मेरी और आपकी दोनों की कहानी खत्म। वो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए जल्दी से चलो। अच्छा, अब उसके गुस्से से डर लग रहा है, मस्ती करते वक्त नहीं लगा डर। विक्रम ने उसे घूरते हुए कहा तो अनोखी मासूमियत से बोली, आप बाद में मुझसे बात कर लेना, डांट लेना, पर अभी तो चलो यहाँ से। पर कैसे लेकर चलूं तुम्हें? ऋषभ ने तुम्हें पकड़ कर रखा है। तुम जैसे ही उसका हाथ हटाओगी ये इस डेविल की नींद खुल जाएगी और वह हम दोनों को सिंगल पीस में ही निगल लेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम ने कहा तो अनोखी का मुंह बन गया। उसने कुछ सोचा और धीरे से ऋषभ से बोली, ऋषभ जी आपका हाथ बहुत भारी है, 2 मिनट के लिए हटा दो ना, बाद में वापस रख लेना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनोखी ने कहा पर और अगले ही पल ऋषभ ने नींद में ही अपना हाथ हटा दिया। विक्रम ने जल्दी से खाली वही टेबल पर रखी और अनोखी के मोबाइल को अपने जेब में रख अनोखी को अपनी गोद में उठाकर कमरे के बाहर निकल गया। वहीं इन सब से बेखबर ऋषभ आराम से सो रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी बीवी उसका हुलिया बिगाड़ के गई है और जब घर वाले उसको ऐसे देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ देर बाद ऋषभ की नींद ढोल की आवाज से खुली।
ढोल की आवाज इतनी तेज थी कि ऋषभ चौंका उठ गया। उसने बगल में देखा तो अनोखी नहीं थी। वह बेड से उठा और वॉशरूम के दरवाजे पर लॉक करते हुए बोला, कपकेक क्या तुम अंदर हो? पर अंदर से उसे कोई रिस्पांस नहीं आया तो उसने वॉशरूम के दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। यह कपकेक यहाँ तो नहीं है। लगता है कोई उसे बाहर ले गया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये बोलते हुए वह कमरे से बाहर आया। वह सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए हॉल में हो रहे तमाशे को देख रहा था। घर के सभी लोग सफेद रंग के कपड़े पहने ढोल की आवाज पर नाच रहे थे। उसने देखा उन सब के बीच अनोखी भी छत पर बैठी अपने हाथों को उठाकर डांस कर रही थी। उसने सफेद रंग का पटियाला सूट पहना था, बालों को छोटी में गूंथ रखा था, दुपट्टे को उसने गले में लिया था और सिल्वर रंग के बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे और चूड़ियां पहन रखी थी। अनोखी इस रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। तभी अचानक से ढोल की आवाज बंद हो गई। ढोल की आवाज बंद होने पर रोहित ने कहा, अरे ढोल बजाना बंद क्यों कर दिया? बजाओ भाई, होली है। पर ढोल बजाने वाले आदमी हैरानी से सीढ़ियों की ओर देख रहे थे। सब लोगों की नजर भी वहां चली गई। जब उन लोगों ने ऋषभ को देखा तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल पूरे हॉल में जोरदार हंसी गूंजी। सब ऋषभ को देख हंसे जा रहे थे। रोहित और शिवाय का तो इतना बुरा हाल था कि दोनों हंसते हंसते जमीन पर लौट गए। अनोखी भी सर नीचे किए हंस रही थी। उन लोगों को इस तरह हंसता देख ऋषभ की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी कठोर आवाज से सबसे कहा, तुम सब इस तरह से हंस क्यों रहे हो? तुम सबको एक साथ ऐसा कौन सा जोक याद आ गया? मेरे भाई, जोक याद नहीं आया है, बल्कि जोक तो खुद चल कर आया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शिवाय में अपनी हंसी के बीच बड़ी मुश्किल से था और फिर हंसने लगा। CH84 हैप्पी होली। शिवाय की बातों ने ऋषभ को और कंफ्यूज कर दिया था और उन सब की हंसी देख उसे चिढ़ मचने लगी थी। उसने तेज आवाज में गुस्से से कहा, सब के सब हंसना बंद करो। तो सब ने अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की। रोहित उसके पास आया और बोला, भाई आप हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। आप ही खुद ऐसे चले आए तो हंसी तो आएगी ना। ऐसे चला आया का क्या मतलब? ऋषभ ने आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए पूछा तो रोहित ने हंसते हुए अपना फोन निकाला और फ्रंट कैमरा ऑन कर उसके सामने कर दिया। ऋषभ ने कैमरे में अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई और सब अपनी हंसी दबाए उसका मुंह देखने लगे। ऋषभ ने अपने चेहरे के सामने से रोहित का फोन हटाया और घूरकर अनोखी को देखने लगा, क्योंकि उसे पता था घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उसके साथ ऐसी शरारत कर सके सिवाय उसके कपकेक के। वो गुस्से से सीढ़ियों से उतरते हुए अनोखी के पास आने लगा तो अनोखी जल्दी से शोभा और आलोक को अपने सामने कर उन दोनों के पीछे छुप गई। मॉम हटो सामने से। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ ऐसी हरकत करें। ऋषभ, इतना गुस्सा मत कर। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शोभा ने उसे शांत करते हुए कहा। तभी अनोखी उसके पीछे से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकालकर बोली, हाँ इतना गुस्सा मत करो और होली है ना आज, बुरा ना मानो, होली है। बुरा ना मानने की बच्ची, तुम पहले यहाँ आओ तब मैं तुम्हें बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना बोल उसने साइड से अनोखी की व्हीलचेयर पकड़ी और उसे अपने सामने किया। ऋषभ को ऐसा करता देख अनोखी धर से चिल्ला दी। सब उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ऋषभ गुस्से से उसे देख रहा था और अनोखी अपनी घबराई नजरों को बार बार झपकते हुए ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ गुस्से से उसे डांटना ही वाला था कि अनोखी झट से अपने दोनों कानों को पकड़कर बोली, सॉरी। देखो, ऋषभ ने इतना ही कहा था कि फिर अनोखी ने कहा, सॉरी। ऋषभ फिर बोला, अपना ये नाटक। पर अनोखी फिर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, सॉरी ना प्लीज, सॉरी सॉरी, माफ कर दो, मैं तो छोटा सा सिर्फ मजाक कर रही थी। कहते हुए अनोखी ने एकदम मासूम सा प्यारा सा क्यूट सा चेहरा बना दिया। उसने अपने सॉरी में उसने दुनिया भर की सारी मिठास खोल दी थी।
और उसका ये पेतरा ऋषभ पर बखूबी काम कर गया। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वह बस अपने गुस्से को अंदर दबाए अनोखी को देखे जा रहा था। अनोखी के क्यूट चेहरे ने ऋषभ के गुस्से को उसके अंदर धीरे धीरे खत्म कर दिया, पर चेहरे पर अब भी ऋषभ गुस्सा ही दिखा रहा था। उसने अपने कमर पर दोनों हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने प्रवीण को देखा और आंखें ही आंखों में कुछ बताकर वो मुड़ गया। वह 2 कदम चल ही था कि तभी वहां की हाल की सारी रोशनी चली गई और वहां अंधेरा हो गया। अगले ही पल अनोखी चीखी। उसकी आवाज से सब घबरा गए। सबने एक साथ पूछा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? उनकी बात खत्म होते ही लाइट्स भी वापस आ गई। सबने देखा अनोखी के चेहरे पर भी बिल्कुल उसी तरह ही गुलाल से डिजाइन बनी थी जो अनोखी ने ऋषभ के चेहरे पर बनाया था। अब अनोखी भी इस वक्त किसी कार्टून से कम नहीं लग रही थी। उसे देख एक बार फिर सब हंस पड़े और अनोखी नजरें झुकाए बैठी थी। गुलाल के साथ साथ उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा भी छाई थी। सबने मुस्कुराते हुए ऋषभ को देखा जो हाथ बंधे मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सबको समझ आ गया था कि ऋषभ ने अपने चेहरे से ही अनोखी के चेहरे को रंगा था और इसलिए ही वो शर्म से लाल हो रही थी। कुछ देर बाद ऋषभ ने अनोखी से कहा, क्या हुआ, अब नहीं बोलोगी हैप्पी होली? अनोखी ने नजरें उठाकर उसे घूर कर देखा और गुस्से से व्हीलचेयर के हैंडल पर घुसा मारते हुए बोली, ये क्या आपने? कितने गंदे हो आप, ऐसा कोई करता है क्या? आपने तो कहा था ना कि आप होली नहीं खेलते, तो क्यों किया आपने? अच्छा मैं गलत हूँ तो वो क्या था जो तुमने सुबह किया था? ऋषभ ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा। अनोखी चिढ़ते हुए बोली, पर फिर भी ये तो गलत है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप सच में बहुत बुरे हो। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ऋषभ ने उसे और चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ कहा और फिर उसके व्हीलचेयर के हैंडल पर अपने दोनों हाथ रख उसके चेहरे के पास झुककर बोला, अगली बार मुझसे प्रैंक करने से पहले 10 बार सोच लेना, समझी? इस बार तो मैंने हल्के में छोड़ दिया है, अगली बार नहीं होगा। इतना बोल वो वहां से चला गया। अनोखी उसे गुस्से से जाते हुए देख रही थी। उसके जाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए ऋषभ की तरह ही कहा, इस बार हल्के में छोड़ दिया है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली मैं इससे भी बड़ा प्रैंक करूंगी और अलर्ट भी रहूंगी। फिर देखती हूँ आप मुझे कैसे परेशान करते हो। कहते हुए उसकी नज़र चारों ओर गई तो सब मुस्कुराते हुए उसे ही देख उसकी बातें सुन रहे थे। तो अनोखी फिर शर्मा गई और उसने अपना चेहरा झुका लिया। तभी सुरेखा हल्के से अनोखी के कान को पकड़कर बोली, शैतान, मुझे नहीं पता था तू इतनी मस्तीखोर हो। हीरे की कसम, देखो तो दीदी पहले कैसी चुप चुप शांत सी रहती थी और अब देखो कैसी शैतानियां कर रही है। ऋषभ को नींद में रंग लगा आए। सिर्फ नींद में ही रंग नहीं लगाया बल्कि इसने तो ऋषभ की बोलती भी बंद कर दी थी, सॉरी सॉरी बोल के। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अजय ने भी हंसते हुए कहा। अनोखी सुरेखा को देखकर बोली, हाँ वो उन्होंने कहा था वह रंग नहीं लगते हैं, होली नहीं खेलते हैं, इसलिए मैंने नींद में लगा दिया। जागते हुए थोड़ी ना लगाने देते। अच्छा तो तुझे डर नहीं लगा कि जागने के बाद वह क्या करेगा? सुरेखा ने फिर पूछा तो अनोखी मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाकर बोली, नहीं, डर नहीं लगता। पहले मैं चुप चुप रहती थी क्योंकि मुझे सबसे डर लगता था, पर अब किसी से डर नहीं लगता है, उनसे भी नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनोखी ने मासूमियत से कहा और सब उसे प्यार से देखने लगे। कुछ देर बाद सभी गार्डन एरिया में आ गए थे। गार्डन की डेकोरेशन एकदम चेंज हो गई थी। वहां पर पीले और गुलाबी रंग के पर्दों और फूलों से डेकोरेट किया था। कई सारे रंग रखे थे और बहुत सारी मिठाइयां, भांग, ठंडाई भी। ऋषभ भी सफेद रंग का कुर्ता पहने वहां पहुंच गया था। सबसे पहले शोभा और आलोक ने दादाजी को टिक लगाया और उनके पैर छूकर उन्हें हैप्पी होली विश किया। दादाजी ने भी उनके गालों पर कलर लगाकर उन्हें हैप्पी होली विश किया। ऐसे ही एक एक कर सबने दादाजी को रंग लगाकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें हैप्पी होली विश किया। फिर अनोखी दादाजी के सामने आए। दादाजी उसके सामने थोड़ा झुक गए और अनोखी ने दादाजी के गालों पर बहुत सारा रंग लगा दिया और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, हैप्पी होली दादाजी।
हैप्पी होली बेटा, कहते हुए दादाजी ने भी अनोखी को रंग लगाया और फिर अनोखी से बोले, अब छोड़ भी दो मुझे वरना झुकाने की वजह से कमर अकड़ जाएगी। दादाजी ने अनोखी को याद दिलाया तो अनोखी जल्दी से कान पकड़ते हुए बोली, ओह सॉरी सॉरी दादाजी, मैं भूल गई। फिर एक एक कर सबने झुककर अनोखी के हाथों से रंग लगवाया और अनोखी के गालों पर उसे रंग लगाया। अब सिर्फ ऋषभ ही बचा था। विक्रम ने अनोखी से कहा, इसको मत देखो लिटिल एंजल, ये रंग नहीं लगाएगा। वह तो तुमने इसके नींद में होने का फायदा उठा लिया था, वरना होश में तो ते कभी रंग नहीं लगवाता। पर रंग तो लग चुका था, वापस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, और मैं इस बार पक्का कोई शैतानी नहीं करूंगी, सिर्फ थोड़ा सा रंग लगाऊंगी, प्रॉमिस। अनोखी ने कहा पर ऋषभ फिर भी कुछ नहीं बोला, वह बस उसे देख रहा था। विक्रम ने कहा, अगर ये मान भी जाएगा तो लगाओगी कैसे? हम सब तो तुम्हारे सामने झुक गए, पर ये तो पुष्पा पिक्चर का पुष्पा राज है ना, ये कभी झुकने नहीं वाला। विक्रम की बात सुन अनोखी ने ऋषभ को देखते हुए उससे पूछा, क्या आप नहीं झुकोगे? तो ऋषभ ने अपना सरनामे हिलाया तो अनोखी विक्रम से बोली, तो आप मुझे गोद में उठा लो और मैं रंग लगा दूंगी। पागल हो गई हो क्या? देखो लिटिल प्रिंसेस, तुम्हारे भाई की अब तक शादी भी नहीं हुई है। क्या तुम चाहती नहीं हो कि मेरी शादी हो, तुमको भाभी मिले, मेरे बच्चे हो जो तुम्हें बुआ बुलाए? मैं हर बार शैतानी में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अरे तुम तो सॉरी बोलकर अपना ये क्यूट सा चेहरा दिखाकर बच भी जाती हो, पर ये राक्षस तो मुझे कभी नहीं छोड़ना। कहते हुए उसने मुंह बनाकर गुस्से से ऋषभ को देखा, क्योंकि ऋषभ ने उसे सच में नहीं छोड़ा था। उसने उसे इतना काम दे दिया था कि अगले दिन से विक्रम काम के बोझ के तले मरने वाला है। विक्रम की बात सुन अनोखी ने गार्डन में खड़े बाकी सब की और अपनी नजरें की तो सबने जल्दी से अपना सर में हिला दिया और एक कदम पीछे हो गए। अनोखी ने फिर मासूमियत से रिक्वेस्ट भरी नजरों से ऋषभ को देखा और बोली, प्लीज लगवा लीजिए ना कलर, देखो ना अब बस आप ही बचे हो। पर तुम तो सुबह लगा चुकी हो ना, अब क्या 10 बार लगाओगी? ऋषभ ने कहा तो अनोखी उसे समझाते हुए बोली, आप होली नहीं खेलते हो ना, तो आपको नहीं पता। मैं आज आपको सब बता दूंगी कि होली कैसे खेलते हैं। अनोखी ने कहा तो ऋषभ मुस्कुरा दिया। ऋषभ अनोखी के पास आया तो अनोखी ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिया और उसके झुकने का इंतजार करने लगी। पर अगले ही पर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ऋषभ झुकने की बजाय अपने घुटनों के बल अनोखी के सामने बैठ गया। ऋषभ ऐसा करेगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, विक्रम और शोभा तक ने नहीं। सब आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे, पर अनोखी के होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने गुलाल से रंगे हाथों को ऋषभ के गाल पर रख दिया और उसे रंग लगाते हुए बोली, हैप्पी होली ऋषभ जी। ऋषभ ने भी उसके गालों पर गुलाल लगाते हुए कहा, हैप्पी होली कपकेक, और कहते हुए उसने उसकी नाक पर भी रंग लगा दिया तो अनोखी का मुंह बन गया। फिर अनोखी ने अपनी दोनों हथेलियां में गुलाबी रंग का गुलाल लगाया और अपनी हथेलियां की छाप ऋषभ के कुर्ते पर रख दी। ये देख ऋषभ उसे आंखें छोटी कर घूरने लगा तो अनोखी हंसते हुए बोली, आपके कपड़े बहुत कोरे कोरे थे इसलिए रंग दिए। ऋषभ ने बस अपना सर हिला दिया और खड़ा हो गया। सबको देखा तो सब अभी भी हैरान नजरों से उसे देख रहे थे। CH85 प्रीति पर खतरा, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? ऋषभ ने सभी को देखते हुए पूछा। हीरे की कसम ऋषभ, ये तू ही है ना, कहीं कोई और तो नहीं? सुरेखा अपनी आंखें बड़ी कर ऋषभ से बोली तो ऋषभ उससे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्या मतलब चाची जी? सुरेखा ने कहा, क्या मतलब का क्या मतलब, इतने सालों में तूने तो होली हमारे साथ कभी नहीं खेली और इसके साथ खेल ली। हाँ तो मैं आप लोगों को मना करता था कि मुझे रंग मत लगाना और आप लोग मान जाते थे। मैंने इसे भी मना किया पर ये नहीं मानी तो उसके साथ खेल लिया। आप लोगों ने भी नहीं माना होता तो आप लोगों के साथ भी खेल लेता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए ऋषभ सुरेखा को क्रॉस करता हुआ वहां से चला गया और सुरेखा मुंह फाड़े उसे देखती रही। उसने शोभा को देखा तो शोभा हंस दी। फिर सब आपस में होली खेलने लगे और अनोखी आराम से बैठी उन सबको खेलते हुए देख खुश हो रही थी। बीच बीच में सब अनोखी को भी रंग लगा जाते और अनोखी वो अपने बगल में रखे बड़े से बाल्टी से पानी के गुब्बारे ले लेकर एक एक कर उन सबको फेंक कर मार रही थी। पर बेचारी अनोखी, उसका एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था।
उसका हर एक निशाना चुक जाता और सब उस पर हंस देते थे, ऋषभ भी। अनोखी को हंसता देख शोभा ने दादाजी से कहा, कितने सालों बाद मेरा बेटा हंस रहा है पापा, और वो सच में खुश है। हाँ बेटा, ऋषभ सच में अनोखी के साथ खुश है। अनोखी सच में बहुत अच्छी लड़की है आलोक, और तुमने उसकी शादी ऋषभ से करवाकर बहुत अच्छा किया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दादाजी ने आलोक से कहा तो आलोक बस मुस्कुरा दिया। उन तीनों ने देखा शिविका शिवाय विक्रम रिया रोहित प्रवीण शनाया हार्दिक सभी अनोखी को घेरे खड़े थे और उन सब के हाथ में गुलाबी रंग की पानी की बाल्टी थी। अनोखी उन सबको देख रिक्वेस्ट करते हुए बोली, ये गलत बात है, आप सब तो बच जाते हो ना, मेरा एक भी निशाना सही नहीं लगा तो फिर आप लोग मुझे क्यों भिगा रहे हो? तुम्हारा निशाना अच्छा नहीं लगा तो उसमें हम क्या करें लिटिल एंजल? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हार्दिक ने हंसते हुए कहा। अनोखी विक्रम को देख मुंह बनाकर बोली, और भैया आप तो भैया हो ना मेरे, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो और इन सब के साथ मिल गए। मैंने भाई के पद से 2 मिनट के लिए ब्रेक लिया है, फिर तू। मैं जब भीग जाओगी तब मैं वापस तुम्हारा भाई बन जाऊंगा, विक्रम ने हंसते हुए कहा। प्रवीण ने सबको देख बोला, 1 2 3। उसके 3 बोलते ही सबने एक साथ पानी अनोखी की ओर फेंक दिया। लेकिन तभी ऋषभ ने अनोखी के आगे एक बड़ा सा छाता रख दिया जिससे पानी की एक भी बूंद अनोखी पर नहीं गई। अनोखी जिसने डर से अपने चेहरे को हाथों के पीछे छुपा दिया था, जब उसे अपने ऊपर पानी गिरता महसूस नहीं हुआ तो उसने आंखें खुली और देखा तो वो बच गई थी। उसने देखा ऋषभ ने उसे बचा लिया है तो वो मुस्कुराते हुए ऋषभ को देखने लगी। विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है यार ऋषभ, एक तो तू खुद होली नहीं खेलता, हम लोग खेल रहे हैं तो तू खेलने नहीं दे रहा है। खेलो होली पर सिर्फ गुलाल से, इसे भिगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ ने बिना किसी भाव के कहा। अरे थोड़ा सा भीग जाएगी तो क्या हो जाएगा, विक्रम ने कहा तो ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं होगा, वही होगा जो तुम लोगों का होगा, मतलब। उन सब ने एक साथ कहा तो ऋषभ ने उन्हें आंखों से पीछे मुड़ने का इशारा किया। उन सब ने पीछे मुड़कर देखा, ऋषभ के बॉडीगार्ड अपने हाथों में पानी की बाल्टी लिए खड़े थे। ये देख उनकी आंखें बड़ी हो गई। वह अपनी जगह से हटते उससे पहले ही उन सारे बॉडीगार्ड से उन सब पर पानी डाल दिया। ये देख अनोखी जोर जोर से हंसने लगी। देखा भैया, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना वह खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनोखी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, यार ऋषभ ये क्या किया? शिवाय ने अपने चेहरे से पानी पोंछने हुए कहा। तो ऋषभ बोला, वही जो तुम लोग करने वाले थे। पर ऋषभ जी शायद आप भी नहीं बचोगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनोखी ऋषभ को देख शरारत से बोली, क्या मतलब? ऋषभ ने आंखें छोटी कर पूछा। तभी अनोखी ने अपने हाथ में छुपाए पानी के पाइप को ऋषभ की ओर करते हुए कहा, अब आपने सबको भीगाया है तो आपका भी भीगना बनता है ना ऋषभ जी। अनोखी की बात खत्म होते ही टाइप से पानी सीधे ऋषभ पर आकर गिरने लगा। कप कपकैक बंद करो इसे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए ऋषभ पानी से बचने की कोशिश करने लगा और अनोखी हंसते हुए उसे भिगाए जा रही थी और बाकी सब खड़े ऋषभ की हालत पर ठहाका मारकर हंस रहे थे। विक्रम ऋषभ को देख गाना गाने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तूने हम लोगों को भिगाया ना, अब तू भी भीगेगा, शाबाश मेरी लिटिल प्रिंसेस। तभी शोभा ने पानी का टैप बंद किया जिससे पाइप से पानी आना बंद हो गया। ऋषभ अब तक सर से लेकर पैर तक पूरी तरह भीग गया था। शोभा ने सबसे कहा, अब बस हो गई तुम सबकी होली, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, इतनी जल्दी खत्म हो गई, माँ थोड़ी देर और खेलते हैं ना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनोखी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं अनोखी, तुम्हारी दवा का वक्त हो रहा है, चलो जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर हम सब खाना खाते हैं और तुम दवा लेने के बाद सिर्फ आराम करोगी। पता है ना क्या कहा था शनाया ने? शोभा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। शनाया भी बोली, हाँ लिटिल एंजल, तुम्हें आराम की अभी बहुत जरूरत है,
कुछ दिनों बाद में तुम्हारी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होगी। उसके लिए तुम्हारी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए जितना हो सके उतना आराम करना। चलो अब जैसा शोभा माँ ने कहा है वैसा करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए शनाया ने नस को बुलाया और नस अनोखी को लेकर चली गई और बाकी सब भी एक एक कर वहां से चले गए। देहरादून को संजय ने भी अपने घर पर एक छोटी सी होली पार्टी रखी थी, जिसमें उसने सुधीर और प्रीति को भी इनवाइट किया था। प्रीति का मन तो नहीं था जाने का, पर सुधीर के बहुत कहने पर वह चली आई, लेकिन पार्टी में उसका मन नहीं लग रहा था। और जब से उसे पता चला था कि संजय उसकी शादी विक्रम से कराना चाहता है, तब से वह संजय और संजय की पत्नी शालिनी से भी थोड़ी कटी कटी सी रहने लगी, और यह बात संजय और शालिनी ने भी नोटिस किया था। प्रीति सबसे दूर एक किनारे खड़ी सबको देख रही थी। तभी शालिनी उसके बगल में आकर खड़ी हुई और उससे बोली, क्या बात है बेटा, जब से आए हो तब से देख रही हूँ तुम ठीक से हमसे बात नहीं कर रही हो। किसी बात का बुरा लगा है क्या तुम्हें? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, प्रीति ने बहाना बनाते हुए कहा। तो शालिनी उसके सर पर हाथ रख बोली, प्रीति मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, इसलिए ये जरूर समझ जाती हूँ कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, शालिनी ने कहा। तो फिर प्रीति की नजरें झुक गई। क्या सुधीर भाई साहब ने तुमसे विक्रम के बारे में बात की है और इसीलिए ही तुम हमसे नहीं मिल पा रही, बात नहीं कर पा रही हो? शालिनी ने पूछा। तो प्रीति ने धीरे से अपना सर हाँ में सर हिला दिया। शालिनी हल्का मुस्कुरा दी। उसने प्रीति के सर पर हाथ रखा और बोली, प्रीति अगर संजय भाई साहब ने तुम्हें विक्रम के बारे में बताया है तो तुम्हें ये भी बताया होगा कि हम तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। तुम्हें विक्रम से शादी नहीं करनी तो मत करो। मैं पहले भी तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह मानती थी और आगे भी मानूंगी। हाँ, बस मन की इच्छा थी कि तुम बहू के रूप में मेरे घर में आओ, और मैंने यह बात बहुत पहले ही संजय से कही थी, पर हमने सुधीर भाई साहब से बात करने में देर कर दी, वरना आज तुम हमारे घर की बहू होती। पर खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बहू के रूप में देखना मेरी किस्मत में नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही अपना प्यार दूंगी हमेशा। बस तुम इस तरह उदास मत हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, उलझा हुआ नहीं। प्रीति ने अपने नशे उठाकर उन्हें देखा। उसकी नजरें थोड़ी नम थी। शालिनी उसकी गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम नहीं शादी करना चाहती तो हम तुम्हारी शादी हमारे गधे जैसे बेटे से नहीं करेंगे। वैसे भी तुम काफी समझदार हो और मेरे ख्याल से हमें उस गधे के लिए कोई गधी ढूंढनी पड़। एगी, शालिनी ने कहा। तो प्रीति की हंसी छूट गई। शालिनी उसे गले लगाकर बोली, बस इसी तरह तुम मुस्कुराती रहो। उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े संजय और सुधीर उन दोनों को देख रहे थे। सुधीर ने कहा, मेरी प्रीति को माँ का प्यार कभी नहीं मिला संजय सर, पर शालिनी मैम ने उसकी जिंदगी में वह कमी पूरी कर दी। बस अब प्रीति दिल से इस रिश्ते के लिए मान जाए तो कल को अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो मुझे प्रीति की चिंता नहीं रहेगी। अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा, अभी तो तुम्हें बहुत जीना है। हमारे बच्चों की शादी होगी तो उनके बच्चों के साथ खेलने नहीं है क्या तुम्हें तो सपने देखने भी नहीं आते, संजय ने सुधीर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। तो सुधीर भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद सुधीर और प्रीति उनसे विदा लेकर अपने घर चले गए। रात का वक्त रात में खाना खाने के बाद प्रीति सुधीर के कमरे में आई उनकी रात की दवाई देने, पर उसने देखा मेडिसिन खत्म हो गई थी। वह सुधीर पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, पापा आपकी मेडिसिन खत्म हो गई है और आपने बताया नहीं। अरे बेटा मैं भूल गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सुधीर ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, इसलिए मैं आपको दवाई देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं देती। 2 दिन मैंने आपको दवाई नहीं दी और आपने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। पर अब इस बात को छोड़िए, मैं जाकर लेकर आता हूँ आपकी दवा। अरे अंधेरा हो गया है, कहाँ इस वक्त तुम दवाई लेने जाओगी?
एक काम करते हैं, आज की दवाई रहने देते हैं। आज रात की दवाई नहीं खाता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सुधीर ने उसे रोकते हुए कहा तो प्रीति उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। अंधेरा हो गया है लेकिन मेडिकल खुले हैं, तो मैं जाकर लेकर आता हूँ। प्रीति अपने कमरे में गई और अपना पर्स लेकर घर से बाहर निकल गई। उसने मेडिकल स्टोर से सुधीर की दवाइयाँ ली और पैदल घर की ओर आने लगी। वो आराम से मुस्कुराते हुए रात का नजारा देख ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए चल रही थी कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी तो वो रुक गई। उसने मुड़कर अपने चारों ओर देखा तो उसे ऐसा कुछ गलत नहीं लगा। शायद ये मेरा वहम है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। प्रीति ने अपने आप से कहा और फिर चलने लगी, पर तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये सुन उसके कदम वहीं रुक गए और वो घबरा गई। वो जल्दी से पीछे मुड़ी, पर उसे अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अब प्रीति को डर लगने लगा। उसने कसकर अपने पर्स को थामा और जल्दी जल्दी चलने लगी और तभी एक हाथ में उसके मुंह को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ वहां से ले जाने लगा। CH-86 विक्रम का प्रीति को बचाना। वह इंसान प्रीति को एक सुनसान मैदान में ले आया और जमीन की ओर उसे धक्का दे दिया। प्रीति ने चेहरा घुमा कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने गौरव खड़ा था। हालांकि गौरव के चेहरे पर गुलाल लगा था, पर प्रीति उसे अच्छे से पहचान गई थी। प्रीति चिल्लाते हुए बोली, गौरव, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? होली खेलने? मैंने आज अपनी बीवी के साथ होली नहीं मनाई, इसलिए तो अपनी बीवी के साथ होली खेलने उसे यहाँ पर लाया हूँ। मैं गया था तुम्हारे घर, पर तुम तो उस संजय मल्होत्रा की पार्टी में गई थी। फिर मैं तुमसे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। देखो, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। हम आराम से एक दूसरे को रंग लगा पाएंगे। बोलते वक्त गौरव की जबान लड़खड़ा रही थी। उसकी लड़खड़ाती जबान देख प्रीति समझ गई कि वह इस वक्त बहुत नशे में है। प्रीति जमीन से खड़ी हुई और उसे शांति से बोली, देखो गौरव, इस वक्त तुम बहुत नशे में हो। मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ होली नहीं खेलनी। प्रीति की बात सुन गौरव को गुस्सा आ गया। उसने उसकी बाहें पकड़ी और अपने करीब लाते हुए बोला, क्यों नहीं खेली होली मेरे साथ? या फिर तुम्हें उस संजय मल्होत्रा के बेटे के साथ खेली है? गौरव ने प्रीति की बाहें बहुत कसकर पड़ी थी, जिस वजह से प्रीति को दर्द हो रहा था, और उसने जब गौरव की बात सुनी तो हैरान नजरों से उसे देखने लगी। गौरव ने अपनी पकड़ पर और जोर देते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब पता है मुझे कि वह तुम्हारे बाप का बॉस अपने बेटे की शादी तुमसे करना चाहता है। पर एक बात याद रखना प्रीति, छोड़ी हुई लड़की, तलाकशुदा लड़की को कोई पत्नी नहीं बनता। अब प्रीति को भी गुस्सा आ गया था। वह तेज आवाज में बोली, सब तुम जैसे गिरे हुए नहीं होते हैं गौरव। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच भी ऊंची है और जो लड़कियों का सम्मान भी करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है जो अपने ही घर की बेटी और बहन को बेच देते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रीति की बात खत्म होते ही गौरव ने एक जोर का तमाचा प्रीति के गाल पर मारा और प्रीति सीधे जमीन पर जा गिरी। वो अपने गाल पर हाथ रख घबराई नजरों से गौरव को देख रही थी। गौरव उसके पास आते हुए बोला, छोड़ी हुई लड़की को अपना सकता है वह, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि एक बदनाम लड़की को कैसे अपनाता है। इतना बोल वह प्रीति के ऊपर आ गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। प्रीति उसे अपने आप से दूर करने की लाख कोशिश कर रही थी, पर वह गौरव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। इस जोर जबरदस्ती में गौरव ने प्रीति के कुर्ते की आस्तीन भी फाड़ दी थी। प्रीति रोते हुए गौरव को उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी और चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन रात का वक्त और वह सुनसान मैदान उसकी आवाज किसी तक पहुंचने नहीं दे रहा था। गौरव प्रीति के चेहरे पर झुक उसे किस करने की कोशिश कर रहा था कि तभी किसी ने एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारा, जिससे गौरव प्रीति से दूर जमीन पर गिर गया। प्रीति ने नजर उठाकर देखा तो वहां विक्रम खड़ा था। विक्रम को देख प्रीति जल्दी उठी और उसके सीने से लग गई। विक्रम ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से गौरव को देखने लगा। विक्रम ने गौरव कोई भी जोरदार लात मारी थी कि गौरव का पूरा दिमाग हिल गया था।
विक्रम ने सर झुकाकर प्रीति को देखा जो उसे सीने से लगी रो रही थी। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने उसके कपड़े देखे जिसे गौरव ने फाड़ दिया था। विक्रम ने कसकर अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने प्रीति को खुद से दूर किया और अपना कोट निकालकर प्रीति को उससे ढका और फिर वह अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाता हुआ गौरव के पास आया। गौरव अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी विक्रम ने कॉलर से पकड़ उसे उठाया और गुस्से से अपने दांत पीते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई प्रीति के पास आने की? तू सिर्फ उसके पास ही नहीं आया बल्कि उसके साथ इतनी घटिया हरकत भी कर गया तू। कहते हुए विक्रम ने गौरव को मारना शुरू कर दिया। गौरव तो पहले से ही नशे में धुत था। विक्रम के मरने कुछ ही देर में उसे अधमरा बना दिया था। वही विक्रम गुस्से में बस ये बोलते हुए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रीति को चोट पहुंचाने की, उसे मारे जा रहा था। प्रीति ने जब देखा कि गौरव की बहुत बुरी हालत हो गई है तो वह जल्दी से विक्रम के पास और उसका हाथ पकड़ चिल्लाते हुए बोली, बस विक्रम जी रुक जाइए, मर जाएगा वह। प्रीति की आवाज सुन विक्रम रुक गया। उसने अपनी लाल आंखों से प्रीति की ओर देखा तो प्रीति उसे देख डर गई। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हो गई। विक्रम ने फिर गौरव को देखा जिसका मुंह खून से लहूलुहान हो गया था। उसने उसे जमीन पर धक्का दिया और बोला, आज जिंदा छोड़ रहा हूं, अगली बार प्रीति के पास आने का सोचा भी ना तो जमीन में जिंदा गड़ दूंगा। इतना बोल वो मुड़ा। तभी गौरव ने दर्द भरी आवाज में कहा, वो पहले मेरी बीवी थी, तुम अभी तो इसकी खूबसूरती देख छोड़ी हुई लड़की होने पर भी अपनी बीवी बनाने की बात कर रहे हो। पर मैं भी देखता हुई कि लोग जब इस पर बदनामी की मोहर लाएंगे तो तुम्हारा प्यार कब तक रहेगा, तुम तब इसे नहीं अपनाओगे। गौरव की बात सुन विक्रम रुक गया। वो उसके पास आया और नीचे बैठते हुए उसके जबड़े पकड़कर बोला, क्या कहा तूने कि छोड़ी हुई लड़की को अपना सकता हूँ लेकिन बदनाम लड़की को नहीं? तो मेरी बात कान खोल के सुन। प्रीति को मैं किसी भी हालत में अपना सकता हूँ, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। उसे चोट पहुंचाने के लिए तुझे पहले मुझे गुजरना होगा और मेरा सामना करना तेरी औकात नहीं है। इतना बोल उसने गौरव का मुंह झटके से छोड़ा और प्रीति का हाथ पकड़ उसे वहां से ले गया। प्रीति हैरान नजरों से कभी विक्रम को देख रही थी तो कभी अपने हाथ को जिसे विक्रम ने पकड़ रखा था। विक्रम अपनी कार के पास आया और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल प्रीति को बैठने का इशारा किया तो प्रीति चुपचाप बैठ गई। फिर विक्रम भी ड्राइविंग सीट पर आया और कार स्टार्ट कर दी। प्रीति खुद को खुद में समेटे खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे धीरे रोए जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे बार बार वह नजारा याद आ रहा था जब गौरव उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वही विक्रम से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बार बार प्रीति को देख रहा था। स्टीयरिंग व्हील पर रखे उसके हाथ कसते जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रीति को चुप कैसे कराए। अचानक उसने अपनी कार रोक दी और कार से बाहर निकल गया। उसे कार से बाहर निकलता देख प्रीति थोड़ी हैरान हो गई। विक्रम प्रीति की साइड आया और उसके साइड का दरवाजा खोल उसे बाहर आने का इशारा किया। प्रीति ने चारों ओर देखा। वो लोग अभी भी घर नहीं पहुंचे थे। वहां सुनसान सड़क ही थी। वह विक्रम से बोली, क्यों, पहले बाहर आओ फिर बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम ने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा तो प्रीति घबरा गई। वह जल्दी से कार से बाहर आई और घबराई आंसू भरी नजरों से विक्रम को देखने लगी। विक्रम ने 2 पल उसे देखा और अगले ही पल उसे अपने सीने से लगा लिया। विक्रम ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, मुझे नहीं पता प्रीति कि इस वक्त मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम कैसे शांत हो जाओगी, पर मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट के रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें गले लग रहा हूँ। चाहे तो मुझे बाद में इस बदतमीजी के लिए चांटा मार लेना, पर अभी तुम मुझे पकड़कर जितना रोना हो एक बार में रो लो। विक्रम की बात सुन प्रीति की आंखों से और तेजी से आंसू गिरने लगे और उसके हाथ अपने आप ही उसकी पीठ पर चले गए। वह उसे पकड़कर बहुत देर तक रोती रही। कुछ देर बाद जब प्रीति का रोना थोड़ा शांत हुआ तो विक्रम उससे अलग हुआ। उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम उसके आंसू पोंछ उससे बोला, प्रीति, मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गौरव क्या तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं कभी किसी खतरे को तुम तक नहीं आने दूंगा, इसलिए अपने मन में किसी भी चीज का डर मत बैठने देना। प्रीति उसे देख उसकी बातें सुन रही थी।
उसने उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाया और 2 कदम पीछे हो गई। विक्रम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। प्रीति ने उससे कहा, इसलिए ही आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना, मुझ पर तरस खाकर। अकेली लड़की हूं ना, छोड़ी हुई, इसलिए दया आ रही है मुझ पर। सोचा शादी कर लेता हूं, सहारा मिल जाएगा। फिर शादी के बाद अगर धोखा दे भी दिया तो क्या ही बोलेगी यह लड़की। जब अपने पापा की तबीयत के लिए इस लड़की ने उस घटिया आदमी के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, तो उसी इस तरह मेरे साथ भी रह जाएगी। यही चल रहा है ना आपके दिमाग में। प्रीति गुस्से से विक्रम को ये सब बोले जा रही थी। वह पूरी तरह से इमोशनल और अंदर से टूट गई थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही है, और विक्रम भी उसकी हालत बखूबी समझ रहा था। इसलिए उसे प्रीति की बातों का भी लकुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन वह प्रीति को गलतफहमी में भी नहीं रखना चाहता था। विक्रम प्रीति के पास आया। उसने प्रीति की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमारी पहली मुलाकात हॉस्पिटल में शाम को 7:30 बजे हुई थी। गलती से हम दोनों टकरा गए थे। तुम गिरने को हुई और मैंने तुम्हें थाम लिया। तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे चेहरे पर आ गया था, जिस वजह से मैं तुम्हारी डर से बंद हुई आंखें ही सिर्फ देख पा रहा था और मुझे तुम्हारा चेहरा देखने की तलब हो गई। इसलिए उस दुपट्टे को धीरे से मैंने तुम्हारे चेहरे से हटाया और जब तुम्हें देखा तो देखा ही रह गया। सादगी से भरा इतना खूबसूरत चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था और उसे चेहरे ने पहले ही बार में मेरा दिल अपने नाम कर लिया था। फिर जब तुम्हारा उदास चेहरा और नम आंखों देखी तो ऐसा लगा दिल में एक टीस सी उठ रही है। तुम्हारी उदासी मुझे अच्छी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी चॉकलेट दे दी और उसके साथ एक स्टूपिड सी लाइन भी कह दी, पर वह मेरे कहे शब्दों में तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी, जिसे देख मेरे दिल में सुकून उतर आया। CH87 शिविका का टूटा दिल। विक्रम प्रीति को अपने दिल की बात बताए जा रहा था और प्रीति हैरानी से उसे देख उसकी बातें सुने जा रही थी। विक्रम ने उसके बाल को कानों के पीछे करते हुए आगे बोला, मैंने तुम्हारा नाम पूछा था और तुम बिन बताए जाने लगी तो मेरा दिल उदास हो गया था। फिर जब तुमने अपना नाम बताया तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। डैड ने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की देखी है। उनकी बात सुन मेरे दिल में बेचैनी से होने लगी थी और नजरों के सामने बार बार तुम्हारा चेहरा आने लगा था और ना चाहते हुए भी मैं बेमन से उस लड़की के घर आया जिस लड़की को मेरे डैड ने पसंद किया था। पर जब यह पता चला कि वह लड़की कोई और नहीं तुम ही हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं नाचूं, पर वकील हूं, सवाल पूछना फितरत है मेरी, इसलिए तुमसे भी सवाल कर बैठा। फिर मैं मुंबई चला गया और मुझे पूरा यकीन था कि तुम हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुई होगी, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि तुम गौरव से प्यार करती हो। नहीं, तुम गौरव से प्यार नहीं करती। तुम सबसे ज्यादा अपने भरोसे से प्यार करती हो और नहीं चाहती कि ये भरोसा फिर टूट जाए। इसलिए तुम किसी और से अपनी जिंदगी में नहीं जाना चाहती। पर तुम अब जो कह रही हो वह गलत है। मैं तुम पर तरस खाकर शादी नहीं कर रहा या धोखा देने के लिए तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ। तुमसे मिलने के बाद तुम मेरा वो सपना बन गई हो जिसे हर पल पूरा होने की दुआ मांगता हूँ मैं, और प्रीति सपना पूरा हो जाने के बाद कोई सपनों से धोखा नहीं करता है, उसे जीता है, और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें शायद मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक मर्द में तुम्हें धोखा दिया तो दूसरे मर्द को पर कैसे विश्वास करोगी? पर प्रीति, मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास करने नहीं कह रहा। मत करो मुझ पर विश्वास। मत मानो मेरी बात, बस वह करो जो तुम करना चाहती हो। अभी तुम बहुत इमोशनल हो, सोचने समझने की हालत में नहीं हो, पर जब हो जाओगी तब मेरी बातों को जरूर सोचना। वो करना जो तुम करना चाहत हो। किसी और की मत सुनना, किसी से पूछना तक नहीं कि तुम्हें करना क्या है, बस खुद से पूछना। पर हाँ, तुम अपने दिल की मदद ले सकती हो। वो कभी झूठ नहीं कहता, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता, इसलिए उसकी मदद लेना। अभी यहाँ सड़क पर खड़े खड़े बहुत बात हो गई।
मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूँ, तुम्हारे पापा तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। विक्रम ने उसे वापस कार में बैठा कर सीट बेल्ट लगा दिया। प्रीति एक टक नजरों से बस उसे देख रही थी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। विक्रम ने देखा प्रीति सो गई थी। उसे देख विक्रम मुस्कुरा दिया। घर के अंदर सुधीर परेशान सा दरवाजे की ओर ही देख रहा था। बहुत देर हो गई थी, प्रीति अब तक नहीं आई थी। उसने उसे कई बार फोन लगाया पर फोन रिंग तो हो रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, इसलिए उसे प्रीति की बहुत चिंता हो रही थी। वह जैसे ही घर के बाहर निकलने वाले थे कि तभी उसे दरवाजे से आता हुआ विक्रम नजर आया और उसकी बाहों में प्रीति, जिसने विक्रम का कोट ओढ़ रखा था। उसे इस हालत में देख सुधीर घबरा गए। वो कुछ कहने वाले थे कि विक्रम ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और प्रीति का कमरा पूछा। सुधीर उसे प्रीति के कमरे में ले गए। विक्रम ने आराम से प्रीति को बेड पर लेटा दिया और कंबल उड़कर कमरे से बाहर आ गया। उसके पीछे सुधीर भी चले आए। सुधीर ने विक्रम से पूछा, विक्रम सर क्या हुआ है प्रीति को, आप उसे ऐसे क्यों लाए? विक्रम ने उन्हें सोफे पर बैठाया और उनके सामने खुद टेबल पर बैठकर उनका हाथ पकड़कर बोला, अंकल सबसे पहले तो आप मुझे विक्रम सर कहना बंद करें और आप कहकर बुलाना बंद करें। मैं आपकी बेटे जैसा हूँ, आप मुझे पापा वाले रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? पर सुधीर ने कुछ कहना चाहा लेकिन विक्रम ने उन्हें बीच में टोकते हुए बोला, नहीं पहले मेरा नाम लो फिर मैं बताऊंगा बात क्या है। ठीक है विक्रम बेटा, अब तुम मुझे बताओ क्या हुआ है प्रीति को? मेरा मन घबरा रहा है, सुधीर ने हार मानते हुए कहा। फिर विक्रम ने उन्हें गौरव से गिरी हुई हरकत के बारे में बताया। विक्रम की बात सुन सुधीर का दिल डर से भर गया, पर उन्हें इस बात की राहत थी कि वक्त रहते विक्रम वहां पहुंच गया था और उसने प्रीति को बचा लिया। ना जाने आज बेटी के साथ क्या हो जाता अगर तुम वक्त पर नहीं आते विक्रम बेटा। मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। न जाने मैंने क्या सोचकर उसे उस हैवान के साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में बांध दिया। क्यों मैंने उसकी शादी गौर वह से करवाए। सुधीर ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा तो विक्रम को उन्हें शांत करते हुए बोला, अंकल इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब होना लिखा था और रही बात प्रीति की तो आप उसकी चिंता मत करो। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। सुधीर ने विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में विश्वास साफ नजर आ रहा था। उसने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आए हो, लेकिन आप उसे फोर्स नहीं करेंगे। उसका दिल करेगा तो वो फिर से शादी के लिए हामी देगी वरना नहीं, लेकिन मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कुछ सोच हिचकिचाने लगा। सुधीर ने उसे ऐसे देख पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ कहना चाहते हो? वो अंकल अब मुझे जाना चाहिए, पर क्या मैं जाने से पहले एक बार प्रीति को देख लूं, अगर आपको ठीक लगे तो? कोई बात नहीं बेटा, मुझे भरोसा है तुम पर। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सुधीर ने मुस्कुराते से कहा तो विक्रम भी मुस्कुरा दिया और प्रीति के कमरे में चला गया। प्रीति आराम से सो रही थी। वह उसके पास बेड पर बैठा और उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे किया। उसने देखा, प्रीति के गाल पर गौरव की उंगलियों के निशान थे। ये देख उसकी मुठिया गुस्से से काश गई। उसने बेड के बगल में रखे पेट्रोल में ड्रो में से फर्स्ट एड का बॉक्स निकाला और उसमें से एक क्रीम निकाल हल्के हाथों से प्रीति के गाल पर लगाने लगा। विक्रम ने क्रीम लगाते हुए धीरे से कहा, कहाँ सोचा था कि पहली होली है तुम्हारे साथ तो तुम्हें रंग लगाऊंगा, पर उस कमीने की वजह से तुम्हें क्रीम लगानी पड़ रही है। फिर उसने बॉक्स वापस ड्रॉ में रखा और शांति से उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगा। फिर उसने अपने पॉकेट में से गुलाल का एक पैकेट निकाला और एक चुटकी गुलाल लेकर प्रीति के दूसरे गाल पर लगा दिया। थोड़ा उसके माथे पर और थोड़ी सी नाक पर भी लगा दिया। फिर उसने टेबल पर रखा पेन उठाया और प्रीति की हथेलियां पर हल्के हाथों से लिखा, हैप्पी हमारी पहली होली। विक्रम उसके चेहरे के पास झुका और धीरे से उसके माथे को चूम लिया और उसके चेहरे पर झुके हुए ही कहा,
अभी परमिशन नहीं है, वरना एक छोटी सी किस तुम्हारी होठों पर करता। पहली होली की गिफ्ट के तौर पर करूंगा नहीं, अगर गलती से भी मेरे फ्यूचर ससुर जी ने। अरे मतलब तुम्हारे पापा ने देख लिया ना तो क्या बोलेंगे, कैसा छिछोरा लड़का है, और हमारा रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। इसलिए अभी के लिए मैं इसी से काम चला लेता हूँ। इतना बोल वो मुस्कुरा दिया और एक चॉकलेट का पैकेट प्रीति के तकिए के बगल में रख दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके फ्यूचर ससुर जी पीछे खड़े उसकी सारी बातें सुन भी रहे थे और उसकी करतूत देख भी रहे थे। विक्रम का प्रीति के इस तरह किस करने पर उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्हें साफ दिख रहा था कि विक्रम सच में प्रीति से बहुत प्यार करता है और इसलिए वो बहुत खुश थे। मुंबई _शेरगिल मेंशन हार्दिक टेरेस पर खड़ा कुछ सोच रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके गालों को गुलाल लगा दिया। ये देख हार्दिक चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे शिविका खड़ी थी। वह अभी भी होली वाले कपड़ों में रंगों से डूबी थी। शिविका, हार्दिक ने इतना ही कहा था कि तभी शिविका दोबारा उसके गाल पर गुलाल लगाते हुए हंसकर बोली, हैप्पी होली हबी। शिविका, मैंने है तुमसे, मुझे ये हरकतें पसंद नहीं और देख नहीं रही कि मैं फ्रेश हो चुका था तो क्यों तुमने मुझे दोबारा रंग लगाया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हार्दिक ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में होली खेलनी थी जो मुझे करने का मौका मिला ही नहीं, और अब जब तुम मुझे अकेले मिले हो तो सोचा क्यों ना अभी खेल लो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शिविका ने अपनी बाहें हार्दिक के गले में डाल दी और उसके करीब आ गए। हार्दिक कुछ कहने की वाला था कि तभी शिविका जल्दी से उसके गाल को अपने होठों से छू लिया और बोली, तुमने तो मुझे ढंग से होली भी नहीं बोली तो गिफ्ट क्या दोगे, इसलिए मैंने ही यह गिफ्ट ले लिया। शिविका के यूं अचानक किस करने से हार्दिक चौंक गया। वह एक पल के लिए भूल गया था कि उसे क्या कहना है और उसे समझ ही नहीं आया कि वह रिएक्ट कैसे करें। वो बस शिविका को देख रहा था, जो मुस्कुराते हुए प्यार से देख रही थी। पर अगले ही पल हार्दिक को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने गले से शिविका का हाथ हटाया और उसे दूर धक्का दे दिया, जिससे शिविका जमीन पर गिर गई और उसके हाथों में पहनी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई। उसकी चोट देख हार्दिक ने उसके पास आने के लिए अपने कदम को बढ़ाए, पर कुछ सोच वो रुक गया। इस वक्त शिविका का ध्यान भी अपनी चोट पर नहीं थी, बल्कि वो हार्दिक के चेहरे को देख रही थी जो गुस्से से लाल हो रहा था। हार्दिक ने चिल्लाते हुए कहा, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि दूर रहा करो मुझसे, पर तुम सुनती नहीं हो। 10 बार कहा है कि नहीं करता मैं तुमसे प्यार, तो तुम अपना ये फालतू का प्यार लेकर मेरे पीछे पड़ी हो। देखो शिविका, तुम शिवाय की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियों की बहुत बुरी हालत कर सकता हूँ मैं। उसकी बातें शिविका के दिल को चुभ रही थी। शिविका खड़ी हुई और नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मुझ जैसी लड़की का क्या मतलब हार्दिक? प्यार करती हूँ मैं तुमसे। प्यार? कैसा प्यार? हाँ शिविका, 2 मुलाकात में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अगर तुम्हारा ऐसा ही प्यार है तो जाओ किसी और को ढूंढो। दूसरे लड़कों से 2 मुलाकात करोगी तो तुम्हें उनसे भी प्यार हो जाएगा, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो और किसी और। तभी जोरदार तमाचा शिविका ने हार्दिक के गाल पर मार दिया, जिससे हार्दिक अपनी बात कहता कहता रुक गया और हैरान भरी नजरों से शिविका को देखने लगा। CH88 अनोखी की हैरानी, हार्दिक की बातें शिविका की सहन शक्ति के बाह। चली गई थी और उसने हार्दिक को एक तमाचा मार दिया। हार्दिक ने अपने गाल पर हाथ रख शिविका को देखा। उसका चेहरा अब तक आंसुओं से भर गया था और उसके चेहरे पर दर्द के साथ बेशुमार गुस्सा नजर आ रहा था। शिविका ने हार्दिक की कॉलर पड़ी और गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? किसी और लड़के से 2 मुलाकात करूंगी तो मुझे उससे भी प्यार हो जाएगा? तो तुम्हारी नजरों में मेरे प्यार की यह जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हार्दिक खुराना, जो तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना शायद मैं खुद की नज़रों से गिर जाती कि मैंने अपना प्यार एक ऐसे इंसान पर कुर्बान किया जिसकी नज़रों में मेरे प्यार की रत्ती भर इज्जत नहीं है। थक गए हो ना तुम मुझसे?
बहुत परेशान हो गए तो आज तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देती हूँ। आज के बाद से मैं शिविका पिरामल कभी अपने प्यार की दुहाई देते हुए तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। अब तुम्हें कभी इरिटेट नहीं होना पड़ेगा। बी हैप्पी इन योर लाइफ। इतना बोल शिविका ने झटके से हार्दिक के कॉलेज को छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ी। उसने देखा उनके पीछे शिवाय उनके पीछे ही खड़ा था और बहुत गुस्से में था। शायद उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसे देख शिविका ने अपनी नजरें झुकानी और हार्दिक ने भी अपना चेहरा झुका लिया। शिवाय गुस्से से हार्दिक के पास आया और उसने उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो शिविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिविका भरे गले से बोली, रहने दो शिवाय, मैंने सब खत्म कर दिया है। अब मैं इसे फिर से किसी भी तरह से शुरू नहीं करना चाहती और हाँ, मुझे अपनी दोस्ती के बीच मत लाना। शिविका ने इतना कहा और वहां से चली गई और शिवाय गुस्से से हार्दिक को देखने लगा। हार्दिक उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और रेलिंग को कस पकड़ लिया। कुछ देर बाद शिवाय हार्दिक के पास आया और उसे अपनी ओर कर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मैंने कभी अपनी बहन को नहीं रोका तुमसे प्यार करने के लिए, कभी उसे अपनी मनमानी, अपनी नादानी करने के लिए नहीं रोका। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि उसने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का चुना है जिसे मैं जानता हूँ। अगर मेरी बहन उसके साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी। पर मैं गलत था। तुम बहुत अच्छे लड़के हो हार्दिक, बस मेरी बहन के लिए सही नहीं हो। आज तक तो कभी उसे नहीं रोका, पर आज जो देखा है उसके बाद अगर शिवी ने तुम्हें भूलने का फैसला नहीं लिया होता ना, तो भी मैं किसी भी कीमत पर उसके दिल से तुम्हें निकाल कर रहता। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल शिवाय भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हार्दिक ने एक जोर का घुसा दीवार पर मारा। उसकी उंगलियों में चोट लग गई थी और वहां से खून निकलने लगा था। वो रेलिंग के सहारे जमीन पर बैठ गया। उसका एक हाथ घुटने पर था और उसका चेहरा झुका हुआ था। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए जमीन को भीगोने लगे। उसने अपने फोन में एक तस्वीर देखी। वो एक लड़की की तस्वीर थी जो लगभग उसी के उंगली की थी और उसके साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी नूडल्स खा रही थी। हार्दिक ने उस लड़की को देखते हुए कहा, राखी, आज मैंने शिविका के दिल में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर दी कि वह अब कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी। मैंने ठीक किया ना राखी? मैं नहीं चाहता कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मैं तुम्हारे साथ खुश था, पर कॉलेज की उस रात के बाद तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। मेरे साथ जो रहता है उसके साथ गलत हो जाता है और हमेशा के लिए वो मुझसे दूर हो जाता है। पहले मॉम डैड, फिर तुम। अब मैं शिविका के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता। वह मुझसे कई बेहतर डिस्टर्ब करती है और उसे मिलेगा भी, फिर वह मुझे भूल जाएगी। कहते हुए हार्दिक नम आंखों से आसमान की ओर देखने लगा। दूसरी ओर शिविका भागते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। शोभा, जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने शिविका को ऐसे रोते हुए देखा तो हैरान हो गई। उसके पीछे शिवाय भी आया। शिवाय, शिविका को क्या हुआ है? वो ऐसे रोते हुए क्यों गई? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शोभा ने शिवाय से पूछा तो शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर उसे शिविका और हार्दिक के बीच हुई सारी बात बताई, जिसे सुने शोभा परेशान हो गई। आंटी, मैं शिविका के पास जा रहा हूँ, उसे मेरी जरूरत है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए शिवाय शिविका के कमरे की ओर जाने लगा, पर शोभा ने उसे रोक दिया और उससे बोली, नहीं शिवाय, इस वक्त उसे अकेला रहने दो। आंटी, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। मैंने और पापा ने उसे बहुत प्यार से रखा है आंटी, और आज मेरी बहन इस तरह रो रही है। हार्दिक से इतना प्यार करने के बाद भी उसके हथेली खाली रह गई थी और दिल दर्द से भर गया। अगर मैंने वक्त रहते उसे रोक लिया होता तो आज मेरी बहन इस कदर ना टूटी होती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए शिवाय ने निराशा से अपनी आंखें झुका ली। शोभा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं शिवाय, शिविका की हथेली खाली नहीं रहेगी। अब तक शिवानी अपने प्यार के लिए कोशिश की, अपने प्यार के लिए इम्तिहान दिया, पर अब बारी हमारी है, हार्दिक की है। शोभा ने कहा तो शिवाय उसे देखने लगा। शोभा आगे बोली, कोशिश हम करेंगे और इम्तिहान हार्दिक देगा। कहते हुए शोभा ने शिवाय से कुछ कहा, जिसे सुन शिवाय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोला, पर आंटी, शिविका का उसका क्या होगा? वह टूट जाएगी पूरी तरह से, और अगर हार्दिक तब भी नहीं माना तो क्या हम शिविका की जिंदगी बर्बाद होने देंगे?
कुछ नहीं होगा उसे और हार्दिक जरूर मानेगा, भरोसा रखो मुझ पर। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शोभा ने विश्वास से कहा। अनोखी का कमरा अंडस्को। अनोखी अपनी मेडिसिन लेकर सो रही थी और ऋषभ सोफे पर बैठा कॉफी पीते हुए लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी गलती से कॉफी ऋषभ के हाथों से उसकी शर्ट पर गिर गई। उसने जल्दी से कॉफी का कप टेबल पर रखा और कपड़ों से कॉफी झाड़ते हुए अनोखी की ओर देखा। वह अभी भी सो रही थी। वह उठा और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो शर्टलेस वॉशरूम से बाहर आया और उसी तरह सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल पिक किया और बातें करते हुए कमरे में यहाँ वहाँ चलने लगा। वह अनोखी की ओर पीठ किए हुए ही फोन पर बात कर रहा था कि तभी उसे चूड़ियों की आवाज आई। उसने मुड़कर अनोखी की ओर देखा तो अनोखी बेड पर बैठी हैरान नजरों से ऋषभ को ही देख रही थी और उसकी आंखों में हैरानी के साथ नमी भी थी। उसे इस तरह हैरान देख ऋषभ चौंक गया। वो उसके पास आने लगा पर तभी उसे कुछ याद आया। वह जल्दी से वॉशरूम गया और अपनी शर्ट पहनकर बाहर आया। उसने देखा अनोखी बेड से उतरते ही वाली थी। उद्धरण चिन्ह। कपकेक क्या कर रही हो? चिल्लाते हुए ऋषभ अनोखी के पास आया और उसे वापस ठीक से बेड पर लिटा दिया, पर अनोखी उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, निशान ऋषभ जी, आपकी पीठ पर वह निशान। उसकी बात सुन ऋषभ एक पल के लिए शांत हो गया। उसने बात बदलने के लिए अनोखी से कहा, कौन से निशान कपकेक? कोई निशान नहीं है, तुम सो जाओ चलो। ऋषभ जी अपनी शर्ट उतारिए, अनोखी ने जल्दी से कहा। इस बार ऋषभ थोड़े सख्त लहजे में बोला, कपकेक मैंने कहा ना सो जाओ। ऋषभ जी आपको मेरी कसम अपनी पीठ दिखाए मुझे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके कसम देते ही ऋषभ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ना चाहते हुए भी उसने अपनी शर्ट के बटन खोल शर्ट निकाली और अपनी पीठ अनोखी के सामने कर दी। उसकी पीठ देख अनोखी की आंखें आंसुओं से भर गई। उसकी पीठ पर हंटर से मारने के कई निशान थे और उन्हें देख साफ नजर आ रहा था कि वह कुछ दिन पहले के ही है। अनोखी ने उन निशानों को छुआ तो ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल ऋषभ मुड़ गया और अपनी शर्ट को पहनते हुए बोला, देख लिया ना जो देखना था, अब सो जाओ। आपको यह निशान क्यों है? अनोखी ने भरे गले से पूछा। ये तुम्हें जानना जरूरी नहीं है कपकेक, और मैंने कहा ना सो जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा तो अनोखी नम आंखों से उसे देखने लगी। ऋषभ ने उसे बेड पर सुलाया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर बोला, कपकेक ये जानना सच में तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए जिद मत करो। आपको किस बात की सजा मिली है? उसकी बात सुन ऋषभ ने उसकी आंखों पर से अपना हाथ हटाया और उसे देखने लगा। अनोखी ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने ऋषभ को देखते हुए पूछा, आपको किस बात की सजा मिली है ऋषभ जी? बोलिए ना, आप तो बहुत माफिया है ना, तो आपको कोई सजा नहीं दे सकता है, तो ये कैसे हुआ? बोलो ना ऋषभ जी। अनोखी नम आंखों से उसे देखते हुए उससे सवाल कर रही थी और ऋषभ उसे देख रहा था। जानकर क्या करोगी कपकेक? ऋषभ ने उससे पूछा तो अनोखी ने तपाक से जवाब दिया, अगर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी तो क्या मेरा कुछ भी जानने का हक नहीं है? ऐसा नहीं है कपकेक। ऋषभ ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा दिया तो अनोखी बोली, तो बताइए ना, क्यों है ये सारे निशान? किसने आपको मारा? मुझे किसी ने नहीं मारा है, यह मेरी सजा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ऋषभ ने उसे बालों को सहलाते हुए कहा। उसकी बात सुन अनोखी उसे देखने लगी तो ऋषभ उसके माथे को चूमकर बोला, हाँ कपकेक यह मेरी सजा है। मैंने गलत काम किया था जिसकी मुझे सजा मिली। इसमें गलती मेरी है तो इसलिए इतना बुरा मत फील करो, और ये तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब सो जाओ। ऋषभ ने फिर उसे बेड पर लेटा दिया और उसके माथे को चूमकर कमरे से बाहर चला गया।
वह उसे नहीं बताना चाहता था, पर अगर उसके पास रुकता तो शायद बता देता। अनोखी बस उसे जाते हुए देखती रही। उसने कुछ सोचा और अपना फोन उठाकर विक्रम को फोन लगा दिया। विक्रम जो अपने घर के रास्ते में कार ड्राइव कर रहा था। उसने जब इतनी रात को अनोखी का फोन देखा तो वो तुरंत उसका फोन उठाकर बोला, और मेरी लिटिल प्रिंसेस, अब कौन सी शैतानी करनी है तुम्हें, जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, भैया? अनोखी ने रूंधे गले से कहा। उसकी आवाज में नमी देख विक्रम ने थोड़ी चिंता करते हुए पूछा, लिटिल प्रिंसेस क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ऋषभ ने कुछ कहा है या फिर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनोखी ने रोते हुए विक्रम को सब कुछ बताया कि कैसे उसने ऋषभ के पीठ पर वो हंटर के निशान देखे और पूछने पर भी ऋषभ ने उसे कुछ नहीं बताया और कमरे से चल गया। उसकी बात सुन विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अनोखी से बोला, सही कहा था ऋषभ ने लिटिल प्रिंसेस, वो उसकी सजा है, तुम्हें दर्द देने की सजा जो उसने अपने आप को दी। क्या? अनोखी ने हैरानी से कहा तो विक्रम आगे बोला, हाँ, ऑफिस में तुम्हारी हालत खराब होने के बाद तुम जब हॉस्पिटल में थी उस रात से हर रात ऋषभ खुद को इसी तरह से चोट देता था, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हें गलत समझा था। तुम्हें उस हालत में पैदल बारिश में चलने पर मजबूर किया, उसकी गलती की वजह से तुम्हारे पैरों में कांच चुभ गई, तुम्हारे साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ऑफिस में तुम्हारे साथ गलत किया। उन सारी बातों की सजा वह खुद को इस तरह हर रात देता था, और इतना ही नहीं, हर रात घर आने के बाद वह अपने कमरे में नहीं तुम्हारे कमरे में जाता था। तुम्हारे पैरों में जब रात को दर्द होता था तब ऋषभ ही हर रात तुम्हें मरहम लगाता था। उसने तुम्हें सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर किया था, इसलिए उस दिन से आज तक ऋषभ ने कभी अपने ऑफिस में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। वह रोज सीढ़ियां चढ़कर ही अपने केबिन में जाता। वो तो मैंने बहुत मुश्किल से उसे खुद को हंटर से मारने की सजा देने से रोका, वह भी कुछ दिन पहले, वरना ऋषभ खुद के गिल्ट में अपने आप को इसी तरह चोट पहुंचा रहा था। विक्रम उसे एक एक बात बता रहा था और अनोखी उसकी बातें सुन रोए जा रही थी। CH89 अनंत का जानना अनोखी के बारे में। उसकी रोने की आवाज सुन विक्रम ने कहा, उद्धरण चिन्ह। लिटिल प्रिंसेस, तुम्हें रोते हुए देखना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए ही उसने तुम्हें नहीं बताया, तो प्लीज खुद को कंट्रोल करो। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त के दिल में क्या चल रहा है, पर हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। उसने गलती की, पर उसने उस गलती की खुद को सजा दी। तभी दूसरी ओर से अनोखी ने फोन कट कर दिया। विक्रम ने अपने फोन को देखा और एक गहरी सांस ली। दूसरी ओर अनोखी बस रोए जा रही थी और उन पलों को याद कर रही थी जब ऋषभ ने उसे टॉर्चर किया था। फिर उसने बीते कुछ दिनों के ऋषभ के साथ बताए उन पलों को याद किया। आपने ऐसा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते हुए उसने अपना फोन उठाया और ऋषभ को कॉल लगाया, पर ऋषभ ने उसका फोन कट कर दिया। फिर उसने नर्स को बुलाने के लिए बटन प्रेस किया। नर्स जब उसके कमरे में आए तो अनोखी को इस तरह रोता देख घबरा गई। वह उसे कुछ पूछती उससे पहले ही अनोखी बोली, आप ऋषभ जी के पास जाओ और उनसे कहो कि वो मुझसे अभी मिलाने आए, नहीं तो मैं बेड से उतर के चलने लगूंगी और खुद को चोट पहुंचा लूंगी। ओके ओके मैम, मैं बुलाती हूँ सर को, बट प्लीज आप बेड से मत उतरना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उस नर्स ने जल्दबाजी में कहा और कमरे से निकलकर सीधे ऋषभ के कमरे की ओर बढ़ गई। उसने ऋषभ के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल में ऋषभ ने दरवाजा खोला तो उस नर्स ने जल्दी जल्दी उसे सब कुछ बताया दिया। नर्स की बात सुन ऋषभ तुरंत अनोखी के कमरे की ओर भागा। ऋषभ अनोखी के कमरे में आया और अनोखी को देखा तो अनोखी ने अब तक रो रो कर अपने चेहरे को लाल कर लिया था। उसका चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह सिर्फ रोए जा रही थी। उसे इस बदहवास हालत में देख ऋषभ घबरा गया।
वो अनोखी के पास आया तो अनोखी ने ऋषभ के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे दूर धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए बोली, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? कपकैक क्या हुआ है और तुम किस बारे में बात कर रही हो? ऋषभ ने दोबारा उसके पास आकर उससे पूछा। अनोखी ने ऋषभ का कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, मैंने भैया से बात की। उन्होंने मुझे सब बता दिया, सब बताया कि आपने क्या क्या किया। क्यों किया ऋषभ जी आपने ऐसा क्यों अपने आप को इतनी चोट दी आपने? आपके पीठ पर वो सारे निशान, इतना दर्द क्यों दिया आपने अपने आप को ऋषभ जी? ऋषभ जी मैंने माना आपने मुझे परेशान किया था, पर उसके बाद आपने फिर कभी मुझे परेशान नहीं किया। मेरी छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखा आपने, मुझे खुश रखते हो। मेरा इलाज भी करवाया तो क्यों किया ऋषभ जी आपने ऐसा? मुझे पता है कितना दर्द होता है जब आपको कोई चोट देता है तो। मैंने तो सिर्फ एक ही बार बेल्ट की मार खाई थी और उसकी निशानी अभी भी पीठ पर है, और जब जब उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आज भी दर्द होता है। और आपने इतने दिन खुद को चोट पहुंचाई क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें दर्द दिया था। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है कपकेक, और उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर विक्रम ने मुझे मॉम की कसम नहीं दी होती तो मैं आज भी हमेशा खुद को इसी तरह दर्द देता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ऋषभ ने उससे कहा, पर ऋषभ जी मैंने आपको माफ किया, आपकी हर गलती के लिए माफ किया, तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अनोखी ने रोते हुए कहा तो ऋषभ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे हर गलती के लिए माफ कर सकती हो कपकैक, पर जो उस रात मैंने तुम्हारे साथ नशे और नफरत में सुलूक किया था, क्या उसके लिए तुम मुझे माफ कर पाओगी? ऋषभ ने पूछा तो अनोखी एकदम शांत हो गई। उसे जवाब नहीं मिल रहा था वह क्या दे। उसने अपनी नजरें झुका ली। ऋषभ ने उसके माथे को खुद के माथे से जोड़ा और बोला, तुम क्या कपकैक? कोई भी लड़की इस बात के लिए किसी को माफ नहीं करेगी। जानवर बन गया था मैं उस रात। जानवर। जब भी सोचता हूँ खुद पर इतना गुस्सा आता है कि मन करता है जान ले लूं खुद की। उसके कहते ही अनोखी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, पर ऋषभ ने उसके हाथ को हटाकर कहा, नहीं कपकैक यही सच है। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। बहुत बुरा हूं मैं। वह तो शुक्र था कि मैं रुक गया, वरना अगर मैंने तुम्हारे साथ अपनी हद पार कर दी होती तो आज सच में तुम मेरा चेहरा नहीं देख रही होती। मैं कब का खुद की जान ले चुका होता। गुस्से, नफरत और गलतफहमी ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया था, पर वो तुम हो कपकेक जिसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी बातें मुझे धीरे धीरे मेरी गलती का एहसास कराती गई। मुझे पता था तुम मुझे माफ कर दोगी, मुझे कोई सजा नहीं दोगी। इसलिए मैंने अपनी सजा खुद चुनी। अनोखी रोते हुए उसकी आंखें आंखों में देख बोली, आपने अपनी सजा चुन और आपने अपने आप को सजा दिया, तो इस सजा को यहीं रोक दीजिए। आपने जितनी गलती की थी उन सब की सजा मिल गई आपको। अब और मत दीजिए अपने आप को सजा, और आपको उस रात के लिए बहुत गिल्ट होता है ना ऋषभ जी? तो ये गिल्टी बताता है कि आप बुरे इंसान नहीं है, आप जानवर नहीं है। अगर आप जानवर होते तो आज मैं सही सलामत नहीं होती। आप मुझे कब का नोच खा लेते, पर देखो एकदम ठीक हूँ। उस रात आपने गलत किया था, पर पूरी तरह से मुझे बर्बाद नहीं किया। मैं आपको माफ करती हूँ ऋषभ जी। सच्ची, मुझे इतनी आसानी से कैसे माफ करती सकती हो कपकैक? इतनी आसानी से नहीं माफ किया जाता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ऋषभ ने कहा, किया जाता है ऋषभ जी। हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए ऋषभ जी। जिसे अपने किए पर अफसोस हो, उसे दूसरा मौका देना चाहिए ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके, अपने अंदर की अच्छाई को बाहर ला सके। मैंने आपको मौका दिया ऋषभ जी, प्लीज नहीं रुक जाइए। दर्द देना बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत दर्द देता है ऋषभ जी, बहुत दर्द देता है चोट। उस दर्द को मैंने सहा और आपने भी सहला। छोटी ईया, इसलिए इसे यही रोक दीजिए। प्लीज खुद को चोट मत दो, प्लीज। कहते हुए अनोखी ने उसे कसकर गले से लगा लिया। अनोखी रोते हुए उससे यही बोले जा रही थी। ऋषभ समझ गया कि अनोखी को एक बार फिर उसे रात का ट्रोमा अटैक आ रहा है।
इसलिए उसने उसे कसकर गले से लगाया और उसकी पीठ को और बालों को सहलाने लगा। ऋषभ ने उसके गाल को चुमा और अपने गाल को उसके गाल से लगाकर बोला, हाँ ठीक है कपकेक, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। अब कोई तुम्हें कभी दर्द नहीं देगा और ना नहीं मुझे, ठीक है? सब ठीक है, इसलिए शांत हो जाओ। कहते हुए ऋषभ उसको शांत करने लगा। कुछ देर बाद ऋषभ को अपनी गर्दन पर धीमी सांस महसूस हुई। उसने देखा अनोखी उसके गले लगी ही सो गई थी। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें बन चुकी थी। चेहरा पूरी तरह लाल और आंसुओं से भीगा था। ऋषभ ने अनोखी के चेहरे पर हाथ फेरकर कहा, कपकेक, तुम्हारी मासूमियत ही मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। आई लव यू कपकेक, तुम मेरे लिए मेरी सांसों की तरह जरूरी हो गई हो, जिसे खोने के बाद बस मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता कपकेक, कभी नहीं। तुम्हारे दूर जाने का ख्याल ही मुझे मार देता है, इसलिए मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उसके लिए मुझे चाहे मुझे खुद को कितना ही दर्द देना पड़े। पर कपकेक, तुम्हारी मासूमियत से बहुत डर लगता है। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कपकेक जितना तुम समझती हो। ये तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा लेगी। तुम इतनी कमजोर नहीं रह सकती। तुम्हें स्ट्रांग बना होगा, मेरे लिए स्ट्रांग बना होगा। मैं सोचकर ही घबरा जाता हूँ कि जिस पल अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा और तुम खतरे में आ गई तो क्या होगा। आज जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुए है, जिसे हमें मिलकर सही करना है। तुम्हें स्ट्रांग बना है क्योंकि तुम्हें दुनिया स्व नहीं अपनों से भी लड़ना है। तुम्हारी माँ जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम उनको बेटी हो। वो तो उस मिताली को अपनी बेटी मान अपना प्यार और ममता लुटा रही है, और ये सब तुम्हारे बाप की वजह स्व हुआ है। उसी ने तुमसे तुम्हारा हक ले लिया। मैं जानता हूँ जब ये बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम टूट जाओगी। कहते हुए ऋषभ ने अपनी होठ अनोखी के माथे पर रख दी है और आंखें बंद कर ली और आज दोपहर में हुई घटना को याद करने लगा। फ्लैशबैक अंडरस्कोर सब गार्डन में होली खेलने में मगन थे। ऋषभ एक किनारे खड़ा सबको होली खेलते देख रहा था। उसके साथ शनाया और प्रवीण भी खड़े थे। शनाया प्रेग्नेंट होने की वजह से उनकी तरफ इधर उधर भागते हुए होली नहीं खेल रही थी। ऋषभ उन सबको देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गार्डन की दूसरी ओर एक पेड़ पर गई। उसने 2 पल वहां गौर से देखा और फिर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने प्रवीण से धीरे से कहा, प्रवीण, मेंशन में मेहमान आए हैं, उनकी खातिरदारी की तैयारी करो और किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुन वो दोनों ही चौंक गए। प्रवीण ने धीरे से अपना सर हिलाया और शनाया से कहा, शनाया तुम दादाजी और अपना ख्याल रखना। ओके, शनाया ने कहा और दादाजी के पास चली गई। यहाँ सब होली खेल रहे थे, वही मेंशन और गार्डन में छुपे आदमी को ढूंढ ढूंढ कर ऋषभ और प्रवीण उन्हें दुनिया से आज़ाद कर रहे थे। ऋषभ मेंशन में बाकियों को ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र एक आदमी पर गई। हॉल में खड़े एक आदमी कर गई। वह आदमी हैरानी से गार्डन में बैठी अनोखी को देख रहा था। वो कभी अनोखी को देखता तो कभी अपने फोन को जिसमें अनोखी की तस्वीर थी। उसने अपने मन में कहा, ये तो वही लड़की है जिसे बॉस ढूंढ रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द उन्हें बताना होगा कि ये लड़की शेरगिल मेंशन में है और वो ऋषभ की पत्नी है। उसने जल्दी से अनोखी की एक तस्वीर खींची और अपने मन में जो कहा वो मैसेज में लिखकर अनंत सेठी के नंबर पर भेज दिया। तभी पीछे से ऋषभ ने उसके फोन पकड़े हाथ को पकड़ लिया, पर तब तक देर हो गई थी। मैसेज सेंड हो चुका था। अगले ही पल ऋषभ ने उसे भी मार दिया और फोन को देखने लगा। फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर अनंत सेठी, तुम्हारी बारे में खबर हो गई कपकेक। उसे खबर हो गई है कि तुम कहाँ हो, इसलिए तुम्हारे सिक्योरिटी मुझे बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी। ऋषभ ने अनोखी के सोते हुए चेहरे को देख कहा। फिर उसने उसे अच्छे से लेटा दिया और दूर होने लगा, पर अनोखी ने बहुत ही मजबूती से उसकी शर्ट को पकड़ रखा था। वह अनोखी के चेहरे के पास झुका और धीरे से बोला, कपकेक, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, छोड़ो मुझे। इतना बोल उसने अनोखी के गाल को चूम लिया तो अनोखी ने धीरे से अपनी पकड़ नींद में ढीली कर दी। ऋषभ ने उसके हाथ से अपनी शर्ट छुड़ाई और उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाकर बालकनी में आ गया और काले आसमान को देखते हुए कुछ सोचने लगा।